नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रही हैं और बुधवार को एनसीपी नेता शरद पवार से भी मिली और कहा कि देश को एक नए और मजबूत विपक्षी मोर्चे की जरूरत है। इससे पहले उन्होंने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत से भी मुलाकात की थी। कहा गया कि उद्धव ठाकरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं मिल सके। इस सबके बीच खबरें चल रही हैं कि ममता बनर्जी खुद को 2024 के लिए विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश में हैं। हालांकि इसको लेकर शिवसेना के ही सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होने के लिए चेहरे की जरूरत नहीं है, विचारों की जरूरत है। पहले विचारधारा मिलनी चाहिए, फिर कोई विपक्ष हो सकता है। शिवसेना सांसद ने कहा कि लोगों के जहन में उद्धव ठाकरे भी हैं। उद्धव ठाकरे का नाम उन 4-5 मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है जिनको अच्छा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें भी लगता है कि उद्धव ठाकरे को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसमें गलत क्या है। सावंत ने कहा कि देश के विपक्ष के नेताओं से मिलना अच्छी बात है। यह अच्छा है कि किसी को लगता है कि विपक्ष में एकता होनी चाहिए। विपक्ष एकजुट नहीं है, इसलिए भाजपा इसका फायदा उठा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने मुंबई में एनसीपी नेताओं के साथ ममता बनर्जी की बैठकों को शो करार दिया। दिलीप घोष ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इन बैठकों से कुछ होगा। ममता बनर्जी शिवसेना का समर्थन कैसे करेंगी? उनके पास वहां क्या है? उनके बीच 3000 किलोमीटर की दूरी है, ये सब दिखावा है। घोष ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनाना अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ कौन है? उन्होंने त्रिपुरा में कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की और कुछ वोट हासिल किए, लेकिन सफल नहीं हुई। बंगाल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी जहां भी जा रही हैं, वो एनसीपी और कांग्रेस के वोट काट रही हैं, उनके नेताओं को अपने पक्ष में लेकर। घोष ने कहा कि वो बड़े नेता जिन्होंने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी के साथ फोटो खिंचवाई, वो भी अब उनसे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे का स्वास्थ्य खराब था तो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? घोष ने कहा कि वो कहीं भी चली जाएं, उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। केवल उन राज्यों में जहां कांग्रेस कमजोर हो गई है, वहां के कुछ रिटायर्ड कांग्रेसी नेता ही उनके साथ आ सकते हैं। मुंबई में एक बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर बैठे हुए राष्ट्रगान गाने और 4 या 5 पंक्तियों के बाद अचानक रुकने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई के दौरे पर आई ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाने लगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब उन्होंने गाना शुरू किया तब वो बैठी थी, लेकिन गाते ही तुरंत खड़ी हो गई और राष्ट्रगान के कुछ छंद गाकर बीच में ही जय महाराष्ट्र और जय बंगाल का नारा लगाया। इसी वीडियो का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बनर्जी ने राष्ट्रगान का पूरी तरह से अनादर किया है। हालांकि बीजेपी के ही नेता और कुछ दिन पहले ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो विदेश में हैं और राष्ट्रगान शुरू होने के बाद भी रुके नहीं हैं, आगे चलते जा रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों की समय समय पर आलोचना करने वाले बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अब भारतीय रेलवे की आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा समेत बाकी परीक्षाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वरुण गांधी ने कहा कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर किसी घोटाले में रद्द हो। रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में हैं। वरुण गांधी ने कहा कि सेना में भी भर्ती का यही हाल है। आखिर भारत का नौजवान कब तक सब्र करे? बता दें, रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा का उम्मीदवार करीब 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। बुधवार 1 दिसंबर को उम्मीदवारों ने ट्विटर पर हैशटैग अभियान चलाकर सरकार से पूछा कि कब होगी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा। पंजाब के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा झटका देते हुए उसके बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को पार्टी में शामिल कर लिया है। अकाली दल ने इसे खालसा पंथ के साथ धोखा बताया, तो बीजेपी को उम्मीद है कि सिरसा के आने से उसे पंजाब ही नहीं, दिल्ली की सियासत में भी फायदा मिलेगा। सिरसा के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस गर्मजोशी से उनका खैर मकदम किया, उससे पता चलता है कि बीजेपी उन्हें पंजाब के चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। सिरसा को अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बेहद करीबी माना जाता था। सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने से पहले ही उन्होंने ये पद छोड़ दिया। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान को लेकर हाईकमान सक्रिय हो गया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार शाम को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को दिल्ली बुलाया और चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया। फरवरी मार्च में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही पंजाब में भी चुनाव होने हैं। पंजाब उन गिने चुने राज्यों में है जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजियों और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बगावत के कारण पार्टी बेहद मुश्किल में है। राहुल गांधी के साथ तीनों नेताओं की ये बैठक करीब 6 घंटे तक चली और इस दौरान राहुल ने तीनों से एक एक करके और साथ बैठाकर भी बात की।
कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने राजधानी में उसकी एक बड़ी रैली को करने की इजाजत नहीं दी है। महंगाई हटाओ रैली के नाम से उसका आयोजन 12 दिसंबर को होना था और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं को आना था। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली के द्वारका में होने वाली इस रैली को मोदी सरकार ने साजिशन रद्द कराया है। अब ये रैली जयपुर में तय दिन पर ही की जाएगी। कांग्रेस लंबे वक्त से महंगाई के मुद्दे को उठा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो इस मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी रैली कर और बीजेपी सरकार को घेरना चाहती थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिलने से उसे मायूस होना पड़ा। हालांकि जयपुर में वो ऐसा करने की कोशिश करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ यह कानून पूरी तरह रद्द हो गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी बीते सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल लोकसभा और राज्यसभा में रखा था और ये दोनों सदनों से पास हो गया था। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में गुजरात 2002 के दंगों को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद उसको माफी मांगनी पड़ी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा में सवाल पूछा गया कि गुजरात में साल 2002 में मुस्लिम विरोधी हिंसा किस सरकार के शासनकाल में हुई थी। इस सवाल के विकल्प के तौर पर कांग्रेस, भाजपा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन शामिल थे। परीक्षा में सवाल पूछे जाने के बाद बोर्ड ने कुछ ही घंटों के बाद माफी मांगी और कहा कि यह सीबीएसई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत में पिछले एक दिन में 9,765 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 477 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 8,548 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 99,763 हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।